Hello friends, welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. Channel is UGC Education Paper 2. So I am back with another पेपर सेट है ये जो कि गुजरात का सीरीज है। गुजरात की सीरीज इसमें 2014 का पेपर 2 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ एंड दिस वन इज द पेपर 3, राइट। एंड हेयर वी हैव अ नंबर ऑफ 75 क्वेश्चंस हैं आज हम कवर करेंगे। एंड बी क्विक, इससे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन अगर ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो। ये इफ यू वांट अपडेशन, अगर आप किसी भी फॉर्म के बारे में या जो है वीडियोस के बारे में, जो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्रैक एडू नेट, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जाके सर्च करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स का, यूजीसी नेट जो है यूजीसी नेट प्लस गुजरात सेट प्लस वेस्ट बंगाल सेट है, वेस्ट बंगाल सेट, ये तीनों ही पेपर जो लास्ट 20 ईयर्स के जो भी पेपर हुए हैं वो सारे ही आपको पीडीएफ फॉर्म में विद एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है ऑन माई ऐप, दैट इज दी JRF माइलस्टोन। जाइए और जल्दी से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। दिस इज JRF माइलस्टोन, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, देयर वुड बी 75 क्वेश्चंस एंड कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट जो है इसको हम कवर अप कर ले, क्योंकि वी डोंट हैव सो मच टाइम, एक एक घंटा हम 75 क्वेश्चन में स्पेंड करें। बी क्विक, हम क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग डेप्थ को समझेंगे एंड देन विल see the answers. Okay, now here we have the first question is education is that what? Education is that which means child a man। देखिए, जब भी हम मैन मेकिंग एजुकेशन की बात करते हैं तो इसके साथ जो भी कीवर्ड जुड़ा हुआ है, इसका जुड़ा हुआ है वो विवेकानंद जी का जुड़ा हुआ है। कि विवेकानंद जी कहते थे कि मैन को एक मतलब एक जो चाइल्ड है शुड बी मैन मेकिंग एक्टिविटीज उसको करनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच स्कूल ऑफ थिंकिंग, इसमें से कौन सा स्कूल ऑफ जो थिंकिंग है वो मोस्ट अगेंस्ट रहता है पेरेंटल या सोसाइटल इंटरवेंशन के। पेरेंट्स और सोसाइटी जो है वो बच्चे की एजुकेशन ज्यादा इंटरफेरेंस ना करे तो नन अदर देन नेचुरलिज्म, यस, बच्चे का नेचर में जाके वो पढ़े, इन्वॉल्वमेंट ना हो और अपने हिसाब से पढ़े। अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म, अगर हम देखें जैनिज्म के अकॉर्डिंगली जो हमारी नॉलेज है, नॉलेज कैसी होनी चाहिए? यस, अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म हमारी नॉलेज अनसर्टेन होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है, जैनिज्म ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। एक कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था अनेकांतवादा, और उसी के साथ में एक जुड़ा हुआ है सियादवादा। ठीक है, जो ये अनसर्टेनिटी की बात आती है वो अनेकांतवाद से आती है, अनसर्टेन। अब वो अनसर्टेन का क्या होता है? दिस फिलोसफी ये कहती है ट्रूथ कैन बी परसीव्ड, हम जो सच है, ट्रूथ कैन बी परसीव्ड, हम सच को फ्रॉम, कैन बी परसीव्ड, हम सच को प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम द मल्टीपल पर्सपेक्टिव के साथ, बहुत सारे पर्सपेक्टिव के साथ हम सच को ले सकते हैं एंड नो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू कैप्चर द एंटायर ट्रूथ। तो इसीलिए वो कहते थे कि नॉलेज तो बहुत ही अनसर्टेन है। जैनिज्म टीचर्स दैट आर अंडरस्टैंडिंग जो है रियलिटी को लेकर वो हमेशा इनकम्प्लीट है। जो हम समझ रहे हैं, जो हम जानते हैं वो इनकम्प्लीट है, उसका अंत नहीं है। एंड जो प्रोविजनल है, प्रोविजनल मतलब समझते हो कि कुछ टाइम के लिए है एंड देन वो चेंज हो जाएगी, एंड ओपन टू रिवाइजिंग आवर बिलीव्स। वो कहते थे कि हमारी अनसर्टेन मतलब कि हमेशा ओपन टू नॉलेज, की हमारी जो सोच है वो खुली होनी चाहिए। एंड दिस अप्रोच इनकरेज करती थी ह्यूमिलिटी एंड विलिंगनेस टू कंसीडर द अल्टरनेटिव मोर पर्सपेक्टिव्स, को हमेशा ओपन रहती थी ताकि और चीजें आके उसमें ज्वाइन हो जाए। अनेकांतवाद इज ऑफन, हम लोग जो है जैसे अनसर्टेन या अनेकांतवाद को और भी कई नामों से जानते हैं। जैसे अगर हम कहें नॉन एब्सोल्यूटिज्म, समझते हो ना, एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड होना, लेकिन ये नॉन एब्सोल्यूटिज्म है, प्लस ये एक रिलेटिव प्लूरलिज्म है। क्या है? सच के कई सारे रूप होते हैं, प्लूरलिज्म, तो ये रिलेटिव प्लूरलिज्म का नाम भी बोलते हैं। तो अनेकांतवाद को आप समझ लीजिए, अनेकांतवाद का जो ऑल्टरनेटिव नाम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं रिलेटिव रिलेटिव प्लूरलिज्म एंड द अनदर इज नॉन एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, क्योंकि सच के कई पहलू हैं और एक सच के पास अगर हमें जाना है तो उसको कई तरीकों से हम जा सकते हैं। तो इसका अनसर्टेन, नॉलेज इज अनसर्टेन।
नाउ वेदांत, वेदांत फिलोसफी किस पर बेस्ड थी? भक्ति पे, नॉलेज पे, एक्शन ओरिएंटेड पे या एग्नोस्टिक पे? तो वेदांतिक जो फिलोसफी रही है वो हमारी नॉलेज ओरिएंटेड रही है कि नॉलेज कैसी होनी चाहिए। नॉलेज ओरिएंटेड मतलब एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस जो रहा ऑन द परस्यूट ऑफ नॉलेज के ऊपर एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एज अ मीन्स टू अचीव द स्पिरिचुअल लिबरेशन, कि हमें नॉलेज प्राप्त करनी है। नॉलेज इज कंसीडर्ड टू बी द मीन्स एंड एंड, कि जब ज्ञान प्राप्ति मीन्स टू एंड। सो बीइंग दिस एंड हमें रियलाइजेशन होना, किस चीज का रियलाइजेशन आता है वेदांता में? रियलाइजेशन होता है इसका, ठीक है, जब हमने सच की प्राप्ति कर ली, नॉलेज की प्राप्ति कर ली, तो हमने ब्राह्मण की प्राप्ति कर ली। दिस मीन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जहां अचीविंग के लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हु डिड हु डिड नॉट गिव द इम्पोर्टेंस टू द सोशली यूजफुल जो एक्टिविटीज होती हैं एज अ पार्ट ऑफ स्कूल लर्निंग? देखिए बच्चे, स्कूल लर्निंग को रूसो ने नकारा था, तो यहाँ पे इसका आंसर भी रूसो ही रहेगा कि स्कूल लर्निंग में भैया बच्चों को बाहर भेज दो, बाहर सोशली वो यूजफुल एक्टिविटी करेगा। सोशली यूजफुल एक्टिविटी के लिए स्कूल लर्निंग ही प्रेफरेंस रूसो ने कभी नहीं दी। गिव माई पॉइंट, उन्होंने कहा अगर आपको सोशली यूजफुल एक्टिविटीज सीखनी है तो सोसाइटी में जाओ ना, सोसाइटी में नेचुरली सीखो ना, स्कूल में जाने की क्या जरूरत है, उनका ये पर्सपेक्टिव था। ठीक है, आओ सिक्स पे आओ। सिक्स नंबर क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्विटी इन एजुकेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड। जब हम सोशल इक्विटी यानी कि जब हम नीड की बात करते हैं कि नीड के अकॉर्डिंगली हमें जो है चीजें मुहैया करानी है या चीजें अवेलेबल करानी है, तो उसमें बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का बताइए। फर्स्ट आता है प्रोवाइडिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जब हम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये प्रोवाइडिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल लर्नर्स एज पर देयर नीड्स। मिल गया हमें आंसर। एंड देन जो है and then providing the best opportunities to the special learners and best जो है opportunities to the best learners as per their needs and potential। तो हमें देनी है प्रोवाइडिंग, देखिए ये बेस्ट लर्नर्स को नहीं, हमें सभी लर्नर्स को देनी है, तो बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। भी आप इसका आंसर लगाएंगे। सेवेंथ पे आओ, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप नोटिस करना है, तभी आप सही आंसर मार्क कर पाएंगे। सेवेंथ पे आओ, रिजर्विंग सम सीट्स फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जब हम एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए कुछ सीटें बुक करा लेते हैं या रिजर्व कर देते हैं इन अ रिच एंड प्रिविलेज जो स्कूल्स होते हैं थ्रू आरटी के, तो वो क्या इंकरेज करना चाहते हैं? रिजर्वेशन के बारे में पूछते हैं बेसिकली यहाँ पे, कि जब सीटें रिजर्व होती हैं तो वो किस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं? क्या वो इक्वालिटी को या डिप्राइविंग द गुड अपॉर्चुनिटी को डिप्राइव करना चाहते हैं? ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सस्टेन करना चाहते हैं इनइक्वालिटी को, इक्वालिटी को सस्टेन नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते। क्रिएटिंग द ग्रेटर डिफिकल्टी टू द वीकर सेक्शंस, के लिए ग्रेट डिफिकल्टी पैदा करना चाहते हैं, नहीं। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा ए, हम एक इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं बाय गिविंग देम रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनिटी एंड स्कूल इंजॉय स्ट्रेंथेंड लिंकेज। एक कम्युनिटी और जो स्कूल रहता है वो आपस में काफी अच्छा लिंक क्रिएट करते हैं, किस कैसे? कम्युनिटी और स्कूल कैसे आपस में जो है टुगेदर साथ में आते हैं? क्या एनुअल डे पे, स्टूडेंट की पिकनिक पे, एग्जाम नवोनो, पीटीए मीटिंग्स में, एमटीए में, या वीईसी पे काउंसलिंग होती है एट दैट टाइम, जब पीटीए मीटिंग्स है एट दैट टाइम कम्युनिटी और स्कूल आपस में साथ में आते हैं ना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो किसने प्रमोट किया था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यस, बेसिकली रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल है ये, सेकेंडरी स्कूल के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ने वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। इसका बेसिक जो अगर आप मोटिव समझेंगे तो वो है एनहांस द एक्सेस एंड रिटेंशन ऑफ द गर्ल्स जो कि माइनॉरिटी बैकग्राउंड से आती है। तो इसमें जो अगर की पॉइंट्स चलोगे कि गर्ल्स है और जो बैकवर्ड क्लासेस से आती हैं, बैकवर्ड सेक्शन से आती हैं, बेसिकली इनका मोटिव रहता है एक्सेस करना एंड एक्सेस एंड रिटेंशन इन द स्कूल, ताकि बच्चे वहीं पे रहें। प्लस ये आते हैं बी सेक्शन से, जो कि बैकवर्ड जो ब्लॉक्स होते हैं क्रॉस द कंट्री, उनको कैटर करती है, उसको कैटर करती है। एंड द बेस जो वो आता है, मेन इंपॉर्टेंट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि एमएचआरडी ने जो है ना 2004 में इसको स्टार्ट किया था, तो एमएचआरडी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आ जाओ नंबर 10th पे, हु वाज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया। इसमें से किसने एक रूरल यूनिवर्सिटी इंडिया में प्रमोट किया?
Who was the first to give the idea of a rural university in India? Yes, the answer is Radha Krishnan. उन्होंने कहा था कि जो है रूरल यूनिवर्सिटीज बाय डॉक्टर राधा कृष्णन. बेसिकली ये कमीशन कहती थी कि वी नीड टू एस्टैब्लिश द रूरल यूनिवर्सिटीज सराउंडेड बाय रूरल कॉलेजेस हों, रूरल कॉलेजेस हों, ताकि हम क्या कंस्ट्रक्ट कर सके, रूरल रिकंस्ट्रक्शन हो सके. रूरल इस चीज को प्रमोट करने के लिए, रूरल रिकंस्ट्रक्शन को प्रमोट करने के लिए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. तो रूरल कॉलेजेस हो जिसमें हम रूरल रिकंस्ट्रक्शन कर सकें, किसका, ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का. सो दिस कमीशन डॉक्यूमेंट में उन्होंने साफ साफ लिखा और गाइड किया कि कैसे जो है रूरल यूनिवर्सिटीज जो है बनाई जाए. और ही इज टेकिंग द बेसिकली जो ये फ्रेग्रेंस कह लो या बेसिकली ये जो लीड कह लो, ये उन्हें गांधी जी की बेसिक एजुकेशन से मिली थी. एंड ही फॉलोइंग द मॉडल, उन्होंने जो मॉडल फॉलो किया इस तरह की यूनिवर्सिटीज को बनाने का, वो मॉडल था डेनमार्क, मॉडल ऑफ डेनमार्क्स पीपल ऑफ कॉलेज का. सो बेसिकली जो रूरल यूनिवर्सिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था वो राधा कृष्ण दिया था, ताकि एक्सेस मिल सके हमारे एग्रीकल्चर में. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट टास्क इज एसोसिएटेड विद, the contribution of developmental task is associated with, yes, the answer is having Hearst. Having Hearst ने एक मॉडल बनाया था. he has given the model. उस मॉडल में जिस चीज का मॉडल था वो था डेवलपमेंटल टास्क. डेवलपमेंटल टास्क का मॉडल हैविंग हर्स्ट ने बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट जो रहेगा वो एक कॉन्टिन्यूस रहता है, डेवलपमेंट हमेशा होता है और ये अपने एक 6 स्टेजेस को इंक्लूड करता है. डेवलपमेंटल कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम द फिजिकल डेवलपमेंट, पर्सनल वैल्यू, सोसाइटल का प्रेशर दैट हैपेंस टू द सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में चलता रहता है. उसके बाद हेविंगहर्स्ट ने क्लेम किया कि जब एडोलेसेंट स्पेसिफिक टास्क होते हैं हैव बीन सक्सेसफुली अचीव्ड, अगर हर इंडिविजुअल ने ए डेवलपमेंटल की जो 19 टू 30 ईयर्स की उन्होंने टास्क दिए हैं वो कंप्लीट हो. तो अगर आप उनका चार्ट देखोगे ना, हैविंग हर्स्ट ने जो डेवलपमेंटल का टास्क दिया वो बहुत ही बड़ा है. तो अगर जैसे इन्होंने जैसे 0 to 5 ईयर का दिया सबसे पहले, आपको इन शॉर्ट बताती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा. राइट, जैसे इन्होंने 0 to 5 ईयर्स में जो है इन्फेंसी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की बताई, जहाँ पे बच्चा क्या सीखता है, जहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है उसका, लर्निंग टू वॉक करना सीखता है, टॉयलेट ट्रेन होना सीखता है, कम्युनिकेट करना सीखता है, एंड रिलेशनशिप्स, हाउ टू बिल्ड अ रिलेशन, बच्चे जाते हैं तो फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, 5 साल तक बच्चा वो सीखता है. उसके बाद 6 to 12 ईयर्स जिन्होंने मिडिल चाइल्डहुड की एज बोली है, उस एज में बच्चा रीड एंड राइट करना सीखता है. रीड एंड राइट में उसका ध्यान होता है, एथिकल वैल्यूज सीखता है, मतलब लर्निंग स्टेज होती है, सीखने की स्टेज होती है. उसके बाद जब 13 to 17 की यानी कि एडोलेसेंस की जो एज है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है. इमोशनल बच्चा इंटेलिजेंट होता है, हाउ टू डेवलप द प्रोडक्टिविटी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं सीखता है. बच्चा सोशल रोल्स सोशली सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये चीज़ें वो 17 ईयर्स में सीखता है. एंड देन उसके बाद 18 to 35 जब अर्ली अर्ली अडल्टहुड है, ये 35 तक अकॉर्डिंग टू अडल्टहुड है, अर्ली अडल्टहुड है, जिसमें बच्चा इंटीमेट रिलेशनशिप्स है, फैमिली के बारे में स्टेबिलिटी सीखता है. सबसे मेन बात है यहाँ पे उसको स्टेबिलिटी आती है. जब वो मिडिल एडल्ट में आता है यानी कि मिडिल एज में आता है 36 to 60 की एज, तब उसका जो है फिजिकल और मेंटल डिक्लाइन होने लगता है. उसकी हॉबीज जो हैं, अदर हॉबीज डेवलप होने लगती हैं. कम्युनिटी के प्रति वो गिव बैक करता है, जो उसने कम्युनिटी से लिया वो गिव बैक टू द कम्युनिटी एट दिस स्टेज. नाउ जो इसके ऊपर की अब जो है 60 ईयर्स की जो एज होती है, जिसमें वो सीनियर कहलाता है, वो नए न्यू सोशल रोल्स निभाता है.
उसके सोसाइटी की तरफ जो रोल है वो फॉलो करता है, और जो मेंटल और उसकी जो फिजिकल हेल्थ होती है वो डिटोर होने लगती है। लॉस ऑफ स्पाउस मतलब अपनी फैमिली मेम्बर को खोना शुरू करता है, लॉस ऑफ स्पाउस एंड फ्रेंड्स को जाते हैं। तो इस तरह की जो डेवलपमेंटल जो टास्क है गिवन बाय दी हैविंग हर्स। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आइडिया। लेकिन नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव। प्याजे की कौन सी स्टेज इसमें से नहीं है? द सेंसरी प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट। वेरी कंफ्यूजिंग, काफी बच्चे इसको गलत करेंगे। यस, तो इसका आंसर रहेगा ऑपरेशनल। ऑपरेशनल जो है कोई भी स्टेज नहीं है, पहले सेंसरी फिर प्री कॉन्क्रीट एंड देन फॉर्मल। आ जाओ, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं सेंसरी मोटर के वो कौन से होते हैं? डेवलप करना रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को टू द सेंसरी मोटर सिचुएशंस, प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन एंड सेंसरी मोटर एक्शंस, द फर्स्ट साइन ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ऑल द अबव। ये सारी ही चीजें वो सेंसरी मोटर स्टेज पे सीखता है। रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज हो चाहे वो सेंसरी मोटर एक्टिविटी है, क्यूरियोसिटी के साथ देखना। नाउ गैगने की जो हिरारकी है डज नॉट इंक्लूड, उसमें क्या चीज वो जो है नहीं है? सिग्नल, एसआर, जनरलाइजेशन या वर्बल एसोसिएशन। तो इसका आएगा जनरलाइजेशन इज नॉट द हिरारकी। लर्निंग हिरारकी में गैगने की जनरलाइजेशन नहीं आता। नाउ 15, द कॉन्सेप्चुअल जो लर्निंग है, जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं या उसको लर्न करते हैं, एंड जो डेवलपमेंट यानी कि CLD है डज नॉट रिकॉग्नाइज डैश इन द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। जब कॉन्सेप्ट अटेन करते हैं तो किस तरह के पॉइंट्स को नहीं लेता? क्या वो कॉन्क्रीट लेवल लेता है, आइडेंटिटी लेवल या क्लासिफिकेटरी लेवल? ये एब्स्ट्रैक्ट, आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एंड डेवलपमेंट नाम दिया गया CLD। चलिए, थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट मॉडल, जो इंटेलेक्ट मॉडल का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो गिलफोर्ड ने दिया था, है ना, जिसमें उसने प्रोडक्ट कंटेंट प्रोडक्ट एंड वन मोर इज देयर, गिलफोर्ड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कंटेंट कंटेंट प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस। यस, ऑपरेशंस। कंटेंट, जिसमें कंटेंट को कैसे लिया जाता है, कंटेंट को विजुअलाइज किया जाता है, ऑडिटरी कैसे सुन रहे हो, कैसे सिंबल्स के थ्रू ले रहे हो, कैसे सिमेंटिकली और कैसे बिहेवियरली, तो ये कंटेंट में आता है। कंटेंट के बाद आता है प्रोडक्ट्स, उसको हम यूनिट्स के साथ में क्लासेस किस तरीके से रिलेशन करके समझ रहे हैं, कैसे सिस्टम्स के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू एंड इम्प्लीकेशंस के थ्रू। नाउ ऑपरेशंस, कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, उसमें इवेलुएशन होता है, कन्वर्जन डाइवर्जन होता है, मेमोरी होता है एंड कॉग्निशन होता है। तो इवैल्यूएशन, कन्वर्जन, डाइवर्जन, मेमोरी एंड कॉग्निशन, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ लॉज गिवन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो लॉज दिए उसमें से नहीं है, तो वो नन अदर देन कॉज एंड इफेक्ट का है। यस, बाकी तीनों है। बहुत सिंपल था ये भी, जिन्हें पता है, जिन्हें पढ़ाई की है उन्हें ये सब पता होगा। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, तो बैड हैबिट्स कैन बी डीकंडीशन हो जाती है उसमें। डिस्करेजिंग, नॉन गुड हैबिट्स को डिस्करेज करता है या एनकरेज करता है। फिक्सिंग ऑल एबिलिटीज को, नो हैबिट्स को, तो इसमें आएगा बैड हैबिट्स को क्या करता है? डिसकंटिन्यू करने में हेल्प करता है। तीन, गैगने का हिरार्की जो है डज नॉट इंक्लूड, पर भी सेम क्वेश्चन आया था। गैगने की हिरार्की में सिग्नल, स्टिमुलस, रैंडम, प्रॉब्लम, रैंडम लर्निंग नहीं, सेम क्वेश्चन पूछा गया ऊपर भी। 20, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, जो फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग, कौन से फैक्टर्स हैं? लर्नर फैक्टर, टीचर फैक्टर, स्कूल फैक्टर, विच वन जो है करता है? ये ऑल ही आता है, सारे ही फैक्टर्स लर्निंग को। बहुत ही सिंपल था, सभी बेसिक क्वेश्चन आपसे बने। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस क्या होता है? डी स्ट्रेस क्या होता है? डी स्ट्रेस, डी स्ट्रेस
विल डेवलप द स्ट्रेस टॉलरेंस, टॉलरेंस क्रिएट करना, डिस्टेबलाइज करना या डिसोसिएट द स्ट्रेस। काफी वो है तो क्या सी आंसर्स का। काफी सिमिलर इसमें पॉइंट्स दे रखे थे। 22 मेंटल हेल्थ अप्रोच क्या होती है? मेंटल हेल्थ अप्रोच होती है बेसिकली मेडिकल अप्रोच होती है, नॉर्मेटिव, साइको सोशल अप्रोच होती है। तो ऑल दी अबव आएगा। नॉर्मेटिव का होता है मानक दृष्टिकोण से, मानक, मानक दृष्टिकोण। ठीक है, 23 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्केप ओरिएंटेड मैकेनिज्म? कौन सा है जो एस्केप ओरिएंटेड मैकेनिज्म नहीं है? डे ड्रीम लेना, एस्केप बाय इलनेस, बीमारी से एस्केप बाय इलनेस, प्रोजेक्शन या विड्रॉवल। सो इसमें से जो नहीं है, projection is not escape oriented mechanism. प्रोजेक्शन क्या होता है कि इंडिविजुअल ना एक अनएक्सेप्टेबल या ऐसे इम्पल्सेस को रिकॉग्नाइज करता है इन समवन एल्स एंड टू अवॉइड रिकॉग्नाइजिंग दोस ट्रेट्स और इम्पल्स इन देमसेल्व्स अनकॉन्शियसली। अगर आपको किसी की कोई चीज गलत लगती, किसी और की चीज आपको गलत लगती है, तो तो आप उसको देखना बंद कर देते हो, ये प्रोजेक्शन है। आप ऐसे प्रोजेक्ट करते हो कि आपको कुछ पता ही नहीं। इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जहाँ पर आप कॉजेज द पीपल टू एसोसिएट देयर नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन। मान लीजिए कि कोई आपको बहुत पसंद, आप किसी को बहुत पसंद करते हो लेकिन आप उसे दिखाना नहीं चाहते हो, तो आप उसे नफरत करने लगते हो, कुछ नेगेटिव थॉट्स इमोशन अपने आप ही बिल्डअप करने लगते हो टू, ताकि आप सिचुएशन में पड़ो ही नहीं। व्हेन यू नो दैट कि आपके साथ जो है अपनी फीलिंग्स को अनकॉन्शियसली क्या करना, उसे दबा देना। जैसे इफ यू माइट डिसलाइक और लाइक समथिंग, तो आप अपनी उसको जो एक्चुअल फीलिंग्स है उसको दबा लेते हो। तो वो होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट करना, ऐसे प्रोजेक्ट करना कि आप गलत है या सही है, गलत प्रोजेक्शन। टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी फोकस करता है, टाइप थ्योरी किस चीज पे फोकस करता है? इंडिविजुअल एज अ होल है, इंडिविजुअल एक तरह का पार्ट है, या टाइप कास्टिंग ऑफ इंडिविजुअल? तो इसमें आएगा इंडिविजुअल एज अ होल। इंडिविजुअल एक पूरी पर्सनालिटी है, पूरी इंडिविजुअल को ऐसा होल समझा जाता है। 25 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट द गोल ऑफ मेंटल हाइजीन? इसमें से कौन सा मेंटल हाइजीन का गोल नहीं है? सोशलाइजेशन, हैप्पीनेस, हार्मोनियस। तो इसका आंसर आएगा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। मेंटल का गोल रहता है वो होता है फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। 26 पे आता है द पर्पस ऑफ काउंसलिंग इज, हमारा जो पर्पस रहता है ना काउंसलिंग का, वो क्या नहीं रहता है? क्या एडवाइस करना क्लाइंट को, फैसिलिटेट करना गोल सेटिंग्स बाय क्लाइंट, सेलेक्टिंग वन ऑफ द ऑप्शंस बाय द क्लाइंट्स, मेक द क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो बेसिकली यहाँ नहीं रहता है वो एडवाइस। देखिए इस तरह की ना एडवाइस नहीं, रास्ते दिखाते हैं कि देखिए ऐसा रास्ता होता है, बाकी उसका जो भी डिसीजन होता है, जो भी काउंसलिंग बेसिकली फैसिलिटेट करना गोल सेटिंग में हेल्प करना, वन ऑफ द ऑप्शंस बाय द क्लाइंट की वो जो फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए हैं उसके सिलेक्शन में हेल्प करना, एक द और उसको अपने डिसीजन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फोर्स ना करना, ये सब काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग सर्विस मीन्स, ग्रुप काउंसलिंग जब चलती है उसका क्या मतलब होता है? एडवाइजिंग द ग्रुप अबाउट डिजायरेबल इस इश्यूज के लिए एडवाइस करना, ऑफरिंग द पॉसिबल चॉइसेस। यस यस यस, जो भी पॉसिबल चॉइसेस है। मान लीजिए एक बच्चा कहता है ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो काउंसलर क्या करता है? उसे उसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, उसे प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से रास्ते दिखाता है कि देखिए प्रेजेंट में इसका ये यूज, आप यहाँ 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 जा सकते हैं, फ्यूचर में इसका ये यूज है, आप इसे जॉब भी ले सकते हैं, पैसे भी अर्निंग्स भी ले सकते हैं, ऐसे 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 जा सकते हैं। ये काउंसलर करता है। कौन करता है? काउंसलर करता है। तो बाकी जो फाइनल डिसीजन होता है वो जो है काउंसलिंग ही लेता है। ऑफरिंग द पॉसिबल चॉइसेस फॉर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर। देखिए क्योंकि यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है तो ग्रुप लेंगे, की बात हो रही है तो ग्रुप वाला आपने चूज करना है ग्रुप काउंसलिंग का, तो बी का बी ऑप्शन करेक्ट करना। 28 पे आओ, ग्रुप गाइडेंस सर्विस। अगेन ग्रुप में जब हम देते हैं उसमें हम कौन कौन मतलब को इंक्लूड करते हैं? तो बेसिकली ऑल ही आते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करियर गाइडेंस, जब हम करियर से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं
उसके अंदर ओरिएंट ओरिएंट द क्लाइंट्स टू वर्ल्ड ऑफ वर्क, मैच एडवाइस क्लाइंट्स एबिलिटी करियर, डिफरेंट डिफरेंट करियर करियर में उसकी जो एबिलिटी है उसको मैचअप करते हैं। एडुकेट एडुकेट करना पेरेंट्स जो है क्लाइंट के जो पेरेंट्स हैं उनको करियर के बारे में कि वो क्या प्रेफर करें, हाउ व्हाट दे प्रेफर, एंड गाइड द क्लाइंट्स टू डेवलप द एप्टीट्यूड टुवर्ड्स अ करियर, की ताकि गाइड करना कि एप्टीट्यूड को कैसे बिल्डअप करना है। ओरिएंट द क्लाइंट्स काम की दुनिया के लिए, ओरिएंट करियर गाइडेंस। गाइस इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव नॉट लगाना है जो नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लाइंट की जो एबिलिटीज है उसको मैच करके एडवाइस देना टू करियर से, करियर एडवाइस ही तो होता है। एडुकेट द पेरेंट्स को भी बताना, एडुकेट वर्ड आप ना करें कोई बात नहीं, पेरेंट्स ऑफ क्लाइंट्स को बताना कि करियर के क्या क्या ऑप्शन हैं जो बच्चा हैव टू प्रेफर प्रेफर कर सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप इसे रीचेक कर लेना एक बारी, कहीं ऐसा ना हो मैं ही गलत हूँ। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। सो गाइडेंस इज मेंट फॉर ओनली प्रॉब्लमैटिक क्लाइंट्स, गाइडेंस इन काउंसलिंग इज नीडेड बाय ऑल द लर्नर्स, सब बच्चों को जरूरत पड़ती है। यस बिल्कुल सही बात है, एंड काउंसलिंग इज नीडेड बाय ऑल बट नॉट गाइडेंस, नहीं गलत बात है, टीचर का गाइडेंस टीचर, तो इसका आप लगाएंगे बी ऑप्शन। 31 साइज ऑफ द सैंपल, सैंपल का जो साइज होता है डज नॉट डिपेंड ऑन, इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट ऑब्जेक्टिव्स पे करता है, बिल्कुल होमोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए सैंपल का टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ वेरिएबल मेथड्स, तो आप होमोजेनिटी लगा लेना, मोस्ट जो मतलब मोस्ट जो लेस जो है अप्लाइबल है। 32 विच हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, स्टैटिस्टिकली हम लोग कौन से हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट। What assistance cannot be obtained by framing a hypothesis, किस तरह की assistance हमें नहीं डिसाइड करने की, which type of tool to use, जब हम hypothesis बनाते हैं उस टाइम पे क्या नहीं चाहिए, about the statistical test, क्या हम जब hypothesis बनाते हैं to write the implications, yes, जब भी हम hypothesis बनाते हैं हम tools हमें पता होना चाहिए, हम उसमें क्या टेस्टिंग कर रहे हैं, that should be, एंड दैट कौन से आइडिया है दैट शुड बी, ये जो सी है दैट इज द नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस। नाउ 34 जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना नल हाइपोथेसिस का, वो बताना है आपको, इसका ये फर्स्ट पे मिल गया है ये, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होता है तो इसमें इक्वल्स टू होता है, लेस देन, इस तरह के साइंस होता है नल हाइपोथेसिस का, तीन साइन होते हैं नल हाइपोथेसिस का। और जो इसमें जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं उसमें नॉट इक्वल टू, ठीक है, नल हाइपोथेसिस में या ग्रेटर देन लेस देन, तो ये होते हैं ऑल्टरनेटिव, याद रहेगा, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल होते हैं और इक्वल, ये होते हैं नल हाइपोथेसिस। बाकी सारे तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों की ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। राइट 35 क्वालिटेटिव क्वेश्चनेयर एंड क्वांटिटेटिव का आपको एक एग्जांपल बताना। यस, तो ऑल ऑफ दी अबव आर क्वांटिटेटिव, हम क्वांटिटेटिव तरीके से इनको कर सकते हैं, तो दे आर क्वांटिटेटिव। नाउ 36 विच वेरिएबल इज कंट्रोल्ड, जब भी हम इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट मतलब जब भी हम जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम किस वेरिएबल के ऊपर जो है इफेक्ट्स डालते हैं, वो एक्सट्रेनियस, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कौन से वेरिएबल्स को कंट्रोल टू द स्टेप। देखिए इंटरवेनिंग जबरदस्ती घुसते हैं, है ना, इंटरवेनिंग आते हैं जबरदस्ती जिन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, ये जबरदस्ती घुसने की कोशिश। एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल्ड कर पाते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, वेरिएबल इज कंट्रोल टू द स्टडी।
37 विच इज टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसमें से आपको बताना है एक्सपेरिमेंटल टू वाला तो होगा सेकेंड। टू ग्रुप्स, रेंडमाइज्ड सब्जेक्ट, पोस्ट टेस्ट। विच वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इंटरनल वैलिडिटी, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इंटरनल वैलिडिटी, इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप, जब आप इंटरेक्शन करते हो ग्रुप्स के बीच, क्या वो इंटरनल होता है? जब हम इंटरेक्शन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्री टेस्ट के बीच, क्या वो इंटरनल वैलिडिटी होता है? हॉथॉर्न इफेक्ट का अगर हम पता लगाते हैं, या लैक ऑफ डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ट्रीटमेंट, नहीं रहेगा, इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स के बीच में होता है तो वो इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल ग्रुप। 39 हिस्टोरिकल स्टडी, इसमें से कौन सी, विच इज द हिस्टोरिकल स्टडी, इसमें से कौन सी हिस्टोरिकल स्टडी है? कंपैरिजन ऑफ लास्ट 5 years का रिजल्ट अगर हमें करना है गुजरात में सेकेंडरी स्कूल के, वो कंपैरिजन, केस स्टडी करना गुजरात की विद्यापीठ, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम टू एनहांस द क्रिएट, कैसे हम एक प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का एक इफेक्टिवनेस बताना है। तो इसमें देखिए ये दोनों ही अलग है, कंपैरिजन करना, दिस इज आल्सो ये केस स्टडी वाला हिस्टोरिकल स्टडी होगा। इन तीनों ही चीजों में बच्चे आपको जो है देयर इज द स्कोप ऑफ फॉर मोर इन्वेंशंस, मतलब एक्सपेरिमेंट्स का यहाँ पे, या डिस्क्रिप्शन का एडवांसमेंट है, हिस्टोरिकल स्टडीज का नहीं है। यहाँ पे हिस्टोरिकल में केस स्टडी होती है, जर्नलाइजेशन की संभावनाएं कम होती हैं। डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू किसी भी आइटम की, डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ एन आइटम, यस, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है दिस वैल्यू इज बेसिकली है टॉप एंड बॉटम ऑफ द एग्जाम कैसा है, और ये जो है बेसिकली कंप्यूट कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ सक्सेस को बाय द लो ग्रुप ऑन द आइटम। इसमें आता है डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू में, जैसे जो ऊपर के राइट मतलब जो राइटली आंसर्ड है हाईएस्ट ग्रुप, राइट आंसर ऑफ द हाईएस्ट ग्रुप के माइनस राइट आंसर ऑफ द लोवेस्ट ग्रुप, इसमें डिवाइड करने के बाद माइनस, एंड देन उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ एग्जामिनी है, नंबर ऑफ एग्जाम जो दे रहे हैं हाँ उसमें हाईएस्ट ग्रुप में, एंड द नंबर ऑफ एग्जामिनी, या ले लेते हैं नंबर, क्योंकि इक्वली डिवाइड होते हैं तो आप लोवेस्ट ले लो चाहे हाईएस्ट में ले लो, और में डिवाइड होता है, तो इस तरीके से फॉर्मूला आता है। और इसके बाद अगर इसमें जो डिवीजन है वो देखते हैं, जैसे अगर स्कोर जो है डीआई का, डीआई मतलब डिस्क्रिमिनेशन एक्स में अगर जो ये जो स्कोर दिया गया है वो इबेल का दिया हुआ है, इबेल का स्कोर है, अगर हमारे जो है 0.40 जो है नीचे आता है तो बहुत ही वेरी गुड आइटम्स को हमने किया गया है, ऐसे है 40, तो वेरी गुड आइटम्स हैं। अगर 0.30 से लेकर 0.39 है तो बेसिकली सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब मोर इम्प्रूवमेंट रिक्वायरमेंट है 0 से लेके 0.9 के, तो मार्जिनल आइटम्स नीट। यहाँ पूछा डिस्क्रिमिनेशन जो है कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, यहाँ आएगा ऑल द जीरो, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव, ऑल दी अबव, ठीक है। नाउ यहाँ पे 41 में इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स इन इंडिया आर ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो सर्विस एलिमेंट्री प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली डाइट एंड एसएसए कराता है, स्टाफ फंक्शन स्टाफ कॉलेजेस का नहीं। नाउ 42 अंडर एसएसए जब हम करते हैं, द न्यूली जो रिक्रूटेड हैव टू बी कंपल्सरी अंडरगो विद इंडक्शन, नई टीचर्स आती हैं उनको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कितने दिनों के लिए? यस 60 डेज के लिए उनकी इंडक्शन प्रोग्राम चलता है। 43 मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रीजन है यहाँ पे फॉर द नॉन पॉपुलराइजेशन
ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन क्यों पॉपुलर नहीं है। मोस्ट जो यहाँ पर रीज़न है वो बताना है आपको कि जो एजुकेशन है वो क्या कम है, या पास आउट्स डोंट गेट द जॉब्स इजी, यहाँ से पास आउट होते नहीं है, इट इज कंसिडर्ड inferior इन कंपैरिजन द जनरल, जो जनरल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उसके लेस inferior कंसिडर करी जाती है। इसका सी आंसर आप करेक्ट करेंगे 44। द यूनिवर्सिटी लेवल का जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है वाज द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड, कब स्टार्ट किया गया था, मतलब स्ट्रेट है यहाँ पे यूके में, तो कोई डिस्क्रिप्शन रिक्वायर नहीं है, दैट व्हाई आई एम गिविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन में ओपन लर्निंग रहती है, रेडियो रेगुलर अटेंडेंस रिक्वायर्ड होती है, या प्रिंटेड मटेरियल, कौन सा, इसमें आपको रेगुलर अटेंडेंस जो है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका आप करेक्ट कर लेना। ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग को फोकस करता है। अ स्कूल टीचर विजुअलाइज करती है करिकुलर मॉडल एंड इम्प्लीमेंट इट, उसको implement करती है। व्हेन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर कम टू नो ऑफ इट, उसको पता चलता है, दे एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट किया एंड उसको गुजरात में जो है कर देते हैं। किस तरह का मॉडल रिप्रेजेंट करता है ये, दिस इज द ग्रास रूट मॉडल। एडमिनिस्ट्रेशन ने किसको बोला, स्कूल टीचर को बोला विजुअलाइज करे और करिकुलम मॉडल को कर दे, तो यहाँ पे स्कूल टीचर का रोल हो गया, दैट इज द ग्रास रूट मॉडल। which as the example of a system analysis model of the curriculum, कौन सा example है, analyzing the performance of a teacher and then recommend for promotion, पहले teacher को analyze करना and then उसको promote करना, क्या ये analysis model है। organizing the workshop to examine the positive negative effects को करने के लिए सिस्टम एनालिसिस मॉडल, एंड स्टडिंग द स्ट्रक्चर को स्टडी करना एंड उनके फंक्शंस को ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ साइकिल, साइकिल जो साइकिल चल रहा है उसके सारे ही पार्ट्स को, फंक्शंस को और स्ट्रक्चर को स्टडी करना। एनालाइजिंग द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर सिस्टम एनालिसिस मॉडल ऑफ करिकुलम। बेसिकली इम्प्रूव एंड इवेलुएट करता है प्रेजेंट सिस्टम को करिकुलम के, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं वक्त को, जहाँ पे इवेलुएशन के लिए और कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। बेसिकली जो गोल रहता है वो करिकुलम को ऑब्जर्व करना, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स की क्या क्या है, कल्चर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो इसमें आप सी आंसर लगा। देखिए अगर हम देखें ना, ऑल पार्ट्स ऑफ द साइकिल, ये मुझे समझ नहीं आया तो इसको हम यहाँ नहीं लेते, हम इसका बी पार्ट लेते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पूछा है, तो यहाँ पे पूछा कि बाय चांस हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करिए जस्ट टू नो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो सिस्टम एनालिसिस का एग्जाम्पल आप ले लगा लें। 48 once all graduate level students were examined for awarding the degree once after completing, अगर इन्होंने कहा है दिस इज एग्जांपल ऑफ 3 साल के प्रोग्राम्स के बाद, प्रोग्राम के बाद उन्हें अवार्ड के लिए बुलाया गया है, once all graduate लेवल, ग्रेजुएट हो जाने के बाद, दिस इसका एग्जांपल है, बहुत सिंपल है, दिस इज द समेटिव इवैल्यूएशन, देयर इज अ नो नीड टू differentiate the formative and summative, must be known. What is the following experiences should be included? Yes. So what जो है इसमें से included in the curriculum, इसमें किस तरह के experiences को include करना चाहिए? Fighting of children near the water tap, clapping of the students by a vendor outside, the rebuking of the student by a passenger in a bus. हम किस तरह के experiences को curriculum में ले सकते हैं? हम तीनों ही चीज़ों को ले, ये सिखाने के लिए क्या गलत है और क्या सही है। नाउ क्वेश्चन, अगर आप टाइम नोट करेंगे तो मैंने आई थिंक 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चन, तो एटलीस्ट अगर बाई चांस, क्योंकि जो है आप और हार्ड 5 मिनट्स ले सकते हैं और 50 मिनट्स लगा सकते हैं, तो आई थिंक 1 घंटे में 50 क्वेश्चन ना, तो फटाफट करेंगे तो करेंगे। द पर्पस ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस का पर्पस क्या होता है, असेस करना, मास्टरी, ये ऐसे फर्स्ट में ही हमें मिल गया है। क्राइटेरियन के साथ ना आप मास्टरी वर्ड जोड़, ये की
पहले में ही आपको मिल गया, तो बाकी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो ना, पढ़ लीजिए पॉज करके। बेस्ट जो लीडरशिप स्टाइल होता है किसी भी एजुकेशन, दैट वुड बी पर्सन एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। क्वेश्चन 52, एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशनल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या इन्वॉल्व करता है? ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को, ब्यूरोक्रेसी को। एजुकेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो किस तरह की अप्रोच रहती है? वहाँ ब्यूरोक्रेटिक नहीं होती है, नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन होनी चाहिए सिस्टम के। तो जो नहीं, नहीं आप करें, ब्यूरोक्रेटिक फोर्स्ड होती है, मतलब सब कुछ प्रिंसिपल डिसाइड कर रही है सब कुछ। जनरली विच लीडरशिप स्टाइल जो है वो लीस्ट प्रोडक्टिव है, यहाँ आपको लीस्ट प्रोडक्टिव बताना है, मतलब जिसमें प्रोडक्शन जो है आपका कम आने की संभावना होती है। डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लेजीफेयर, यस सेमी डेमोक्रेटिक। आंसर आएगा लेजीफेयर। लेजीफेयर में यू आर नॉट वेरी मच कंसर्न टू द प्रोडक्शन। आप सब कुछ जो है वो वर्कर्स के हाथ में छोड़, करो भाई, तुझे करना है करो, रिलेशनशिप बढ़ाना है, प्रोडक्शन करना है। लेजी मतलब बहुत ही ज्यादा ताकि बहुत ही गोइंग जो है, ये एक तरह का स्टाइल है। नाउ विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। जब हम इंस्टीट्यूशन प्लानिंग करते हैं तो कौन सा पार्ट नहीं? बजटिंग, सोर्सिंग, सेटिंग ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स, इंटरप्रिटेशन। पीटीए मीटिंग का क्या रोल है प्लानिंग करते हैं? तो ये आंसर है, पर ध्यान रखते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन पीटीए मीटिंग्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लान। 55, सुपरविजन। सुपरविजन क्या है? सर्विस, एक्टिविटी, प्रोसेस, फंक्शन या एजुकेशनल। करेक्ट आंसर लगाएंगे चारों ही सी, चारों ही चीजें हैं जो हमारे सुपरविजन में आती हैं। 56, अ टेस्ट विच इज ऑल्सो अ टेक्निक। इसमें से कौन सा टेस्ट भी है और टेक्निक है? तो होता है इन। 57, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ इज द रिलायबिलिटी इन सिंगल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सिंगल टेस्ट यहाँ पे आएगा टेस्ट एंड टेस्ट, मतलब यहाँ पर एक सिंगल टेस्ट नहीं होता है। यू हैव टू टेक अनदर टेस्ट फॉर टेस्टिंग द कंसिस्टेंसी। यहाँ पे इज नॉट अ मेथड ऑफ सिंगल मेथड एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पे दोबारा टेस्ट होता है। 58, आइटम एनालिसिस क्या क्या चीजें करते हैं? पता है, नॉर्म्स, आइटम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आईटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस होता है, जो डिस्ट्रैक्टर है डिफिकल्टी लेवल। Now 59, which of the following is not the kind of norm? norm का जो है टाइप नहीं है, तो यहाँ आएगा परसेंटेज। परसेंटेज नॉट द टाइप ऑफ norm. Now the question 60, conversion of raw score the standard score. जब हम conversion करते हैं, that would be intelligence test. That would be intelligence test. 61, micro teaching. Micro teaching, scale down teaching किसने दी है? सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, मार्क्स मत छोड़ना। टेंडर ने इंटरैक्शन स्टाइल दिया था। हु गेव माइक्रो टीचिंग? yes yes guys, so the name is white एलन। एलन ने, इस एलन, एलन ने दिया था स्केल डाउन टीचिंग। जहाँ वो स्टैनफोर्ड में थे 1963, 1960। नाउ 62 में आते हैं। An approach to give the best equipment to the best place for the best people at the best time at the best price. बेस्ट बेस्ट बेस्ट, तो इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? कौन सी अप्रोच है ये? गाइस प्लीज ट्राई, जो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। प्लीज ट्राई। yes, so this is the system approach. सिस्टमैटिक होती है, सिस्टम होती है, ठीक है। आ जाओ बाकी। ओके, दिस इज द क्वेश्चंस जो हैं बाकी के। ये 63 कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हैं और बाकी के 10 भी
फ्रॉम द क्वेश्चन 65 तक, उसके 65 के बाद देखते हैं 66। जुविलियन डेलिक्वेंट इज वन। इस जुविलियन कौन होता है? एडल्ट ऑफेंडर होता है, अनएडुकेटेड ऑफेंडर होता है, चाइल्ड ऑफेंडर होता है, एडुकेटेड ऑफेंडर होता है। तो ये होता है चाइल्ड। जुविलियन मतलब छोटा, छोटे बच्चे में, छोटे बच्चे में। वन ऑफ प्रूवन टेक्निक प्रमोट क्रिएटिविटी के लिए हम कौन सी चीज़ें यूज करते हैं? तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, डेवलप द क्रिएटिविटी। डिस्लेक्सिक जो बच्चा होता है वो किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करता है? काउंटिंग नंबर्स में, स्पेलिंग वर्ड्स में, ग्रास्पिंग ऑफ द लैंग्वेज, स्पीकिंग, तो उसको स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। डिस्लेक्सिया बच्चा जो है, बच्चों वर्ड्स को नहीं समझ पाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेन स्ट्रीमिंग डिसेबल्ड लर्नर्स इज टू, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है जो है मेन स्ट्रीमिंग डिसेबल्ड लर्नर्स के लिए? फैसिलिटेट करना, पार्टिसिपेट एट पार अदर लर्नर्स विद डिग्निटी। यस, डिग्निटी के साथ सभी बच्चों के साथ जो है उनको लर्निंग सिखाई जाती है, पार्टिसिपेट करना सिखाया जाता है, मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, या सारे ही बच्चे बैठते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव लर्नर्स की क्वालिटी है, वो होता है इंटेलिजेंट। क्रिएटिव है दैट ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, हाँ नॉर्मल है, उसके अंदर इंटेलिजेंस भी होगी। इंटेलिजेंट होना, सुपीरियर होना वो नहीं। जब द फॉलोइंग वर सेट अप बाय अपग्रेडिंग द एक्सिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को अगर हम अपग्रेड कर रहे हैं, है ना, उससे रिलेटेड आपको बताना है, तो यहाँ कॉलेजेस ऑफ टीचर, यस, सेंटर एडवांस स्टडी, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी नहीं, यस, तो 1 and 3 का करेक्ट आंसर लगेगा। 72 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द मॉडिफिकेशन बिहेवियर। जब हम टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें कौन सा प्रोसेस नहीं है? आती है ब्लॉक टीचिंग करना, ये भी आती है। सबमिशन ऑफ लेसन प्लान नहीं आता, इंटर्नशिप भी आती है। तो आएगा सी, आंसर इज सी। 73 पे आ जाओ। तो अकेडमिक परफॉर्मेंस का इंडिकेटर होता है, अगर हम अकेडमिक किसी परफॉर्म को इंडिकेट कर रहे हैं फॉर टीचर्स के लिए हायर एजुकेशन में, तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? एनहांसिंग द टीचर की इफेक्टिवनेस जज करने का टूल है, या यूजिंग इट फॉर द प्रमोशन ऑफ टीचर्स, टीचर्स को प्रमोट करने का काम है, या एनहांसिंग द रिसर्च लेवल ऑफ द टीचर्स के रिसर्च लेवल का प्रमोशन है। ऑल ऑफ द, जब हम अकेडमिक की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, वो टीचर की परफॉर्मेंस कर रहा है। लास्ट टू क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 74। इन इंडिया, भारत में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं फॉर टीचर्स के लिए, राइट, सो हायर एजुकेशन में, और वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? वो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ऑर्गेनाइज करता है, या ASC यानी कि एकेडमिकली स्टाफ कॉलेजेस करता है, कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन करता है, या एन है, कौन है इसमें से? तो वो करता है एकेडमिक एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस, एकेडमिक एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस। ASCR जो है न्यूली अपॉइंटेड जो लेक्चर्स होते हैं, अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन को समझने के लिए को अपॉइंट किया जाता है, कि प्राइमरी ड्यूटी होती है इफेक्टिव क्लासरूम्स, एकेडमिक एडवाइस देना, काउंसलिंग, जो फैकल्टी में करते हैं ये लोग, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट हो करिकुलम का, उसमें स्कॉलरली रिसर्च होती रहे, ये सब चीज़ का ध्यान जो है एकेडमिक स्टाफ करते हैं। 75 अ साउंड प्रोग्राम, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ओरिएंटेशन जब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टीचर्स आती है ना रोल होने, तो इससे पहले जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है, तो वो स्कूल स्टाफ ही तो कराता है ना, इसमें NCTE नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन मार्क करके इसको सही से आप लोग करना, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। अ साउंड प्रोग्राम फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन टीचर फॉर द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। एक हमें एक साउंड प्रोग्राम की जरूरत है जहाँ पर हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट ले। बात किसने? ये बात कोठारी कमीशन। दिस इज ऑल्सो स्टार क्वेश्चन। So here we have completed, I think the timing is 49, that means 50 minutes मैंने 75 question, this is the target, 75 questions in 50 minutes, right, 50 minutes। तो दिस इज द टारगेट, आप भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आप इसे कंप्लीट करके दिखाइए और मुझे अपने स्कोर्स को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
चैनल सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस